आपका मेरे इस व्लॉग में फिर से स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको थैंक्स कहना चाहूँगी कि आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेरी डिलीवरी सी सेक्शन हुई थी और वो सी सेक्शन कैसे कैसे हुई थी, उसका क्या प्रोसेस था और डिलीवरी के कितने दिन बाद मुझे डिस्चार्ज मिला था और सी सेक्शन के दौरान मुझे कोई पेन हुआ था या नहीं हुआ था और मैंने कैसे अपनी रिकवरी करी। तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी आज के इस व्लॉग में, तो मेरे साथ इस व्लॉग में बने रहिए। होता है कई लेडीज प्लांट सी सेक्शन करवाती है, यानी कि वो अपनी मर्जी से सी सेक्शन करवाती हैं कि तो उनको ना पता नहीं होता है कि इस सी सेक्शन का प्रोसेस क्या है और इसमें कितने टाइम लगता है इस प्रोसेस को होने में, और इसमें रिकवरी कब कितने टाइम में होती है और कितना लंबा इसमें मतलब और इसमें दर्द होता है या नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर ना वो थोड़ी डाउट में रहती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम उनका ऑपरेशन होता है तो ये सब चीज़ें उनको पता नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं उनके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगी। तो चलिए व्लॉग को करते हैं शुरू। व्लॉग को शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि और भी वीडियोस मैं आप सबके लिए इसी तरह बनाती रहूँ। तो गाइस चलिए व्लॉग को करते हैं शुरू। व्लॉग में मैं आपको अपना सी सेक्शन का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझको अपना डाउट कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं, और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा आईडी में भी मतलब मुझे मैसेज कर सकते हैं, और मैंने इंस्टा आईडी नीचे टाइप कर दी है। तो इस आईडी में आप जाकर मुझे डायरेक्ट मैसेज करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 10-11 घंटे मुझे पेन बर्दाश्त करते हो गए थे, और उसके बाद भी जब सर्विक्स का डायलेशन 3 सेंटीमीटर ही था और उससे ज़्यादा नहीं हुआ था, यानी कि सर्विक्स प्रॉपरली ओपन नहीं हुई थी। तो इसमें क्या था, मैंने खुद ही डॉक्टर को अपना सी सेक्शन करने के लिए बोल दिया था कि सी सेक्शन से मेरी डिलीवरी कर दो। तो अब जो थे उसके बाद सारी फॉर्मेलिटीज़ उन लोगों ने फिलअप करी, यानी कि जब आप ऑपरेशन से डिलीवरी करवाते हो तो उसके लिए आपसे पहले बहुत सारे काफ़ी फॉर्म्स जो हैं फिलअप करवाए जाते हैं, और उसमें आपके और आपके हस्बैंड के साइन भी लिए जाते हैं। तो इसी तरह जब हमारा मतलब तैयारी हो गई थी कि अब हम ऑपरेशन से ही हमको डिलीवरी करवानी है, तो उस वक्त पे बहुत सारे उन्होंने फॉर्म फिलअप्स करवाए और उसमें हस्बैंड और मेरे साइन लिए गए, और उसके बाद आगे की तैयारी वो लोग करने लग गए। यानी कि जब सारा फॉर्म फिलअप हो गए तो उसके बाद उन्होंने मुझे गाउन दे दिया, यानी कि जो ड्रेस मैंने पहले पहनी हुई थी उसको चेंज करके जब ऑपरेशन से डिलीवरी होती है उस टाइम पे जो ड्रेस पहनाई जाती है तो वो गाउन मुझे दे दिया था। और उसके बाद गाउन पहनने के बाद नीचे एक मतलब नली मतलब पाइप के थ्रू ना एक थैली सी लगा दी जिसमें यूरिन पास होता रहता है। तो क्योंकि और ये थैली जब आप सी सेक्शन करवाते हो तभी लगाई जाती है, नॉर्मल डिलीवरी में ये नहीं लगाई जाती है, ठीक है। तो उसके बाद मेरी वो थैली लगा दी, और उसके बाद एक ट्रॉली की हेल्प से मुझको ओटी रूम में ले गए, मतलब यानी कि ऑपरेशन थिएटर में ले गए, जहाँ पे मेरे ऑपरेशन से डिलीवरी होनी थी, यानी कि मुझे वहीं पे डिलीवर करना था अपने बेबी को। तो उस ओटी रूम में ले गए, और ओटी रूम में अंदर एंट्री करने से पहले आपकी माथे में बिंदी होती है या मंगलसूत्र आपने वियर किया होता है या नेल पेंट लगाई होती है, तो वो सारे आइटम आपके हटा दिए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें वैसे तो मैं पहन के नहीं गई थी कुछ चीज़ें, तो बट जैसे नेल पेंट थी वो मैं हटाना भूल गई थी, तो उन्होंने उस समय मेरी सारी नेल पेंट जो है रिमूव कर दी। और उसके बाद अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं या आप चश्मा वियर करते हैं तो वो सारी चीज़ें आपकी हटा दी जाती हैं, और आपके साथ जो भी पर्सन होता है वो सारी चीज़ें आपसे हटाकर मतलब आपकी बॉडी से अलग करके आपके हस्बैंड को या जो भी आपके साथ पर्सन वहाँ पे अवेलेबल होता है उनको दे दी जाती है। तो वहाँ पे मेरे उस वक्त हस्बैंड अवेलेबल थे। उसके बाद हाथ में एक ड्रिप लगा दी। वो ड्रिप इसलिए लगाई जाती है ताकि उसके बाद आपको जो भी मेडिसिन दी जाती है तो वो ड्रिप के थ्रू जो है आपको मेडिसिन मिलती रहती है। तो ड्रिप लगाने के बाद अब मुझे ओटी रूम के अंदर ले जाया गया, और वहाँ पे ओटी रूम में जो टेबल होती है और उस ट्रॉली से फिर मुझे ओटी रूम में जो टेबल होती है उसमें शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे गाइस आपको खुद ही खड़े होकर उस टेबल में शिफ्ट नहीं होना होता है, मतलब यानी कि जो वहाँ पे स्टाफ होता है ना तो वही आपको उस ट्रॉली से शिफ्ट कर देते हैं, और जो ओटी में टेबल होती है उस टेबल पर आपको लेटा देते हैं। आपको उसमें कुछ नहीं करना होता है, वो लोग अपने आप खुद ही करते हैं। और वहाँ पे लेटाने के बाद अब मुझे
डॉक्टर ने बैठने को कहा कि आपको मतलब ऐसे इस झुकी हुई पोजीशन में थोड़ा बैठना है, क्योंकि वहाँ पे मतलब जो पीठ की जो हमारा स्पाइन होता है वहाँ पे उन्होंने मुझे एक एनेस्थीसिया देना था। एनेस्थीसिया देकर ही आपकी ऑपरेशन से डिलीवरी की जाती है, विदाउट एनेस्थीसिया ये काम नहीं होता है। और उसके बाद एनेस्थीसिया जब लगा रहे थे डॉक्टर, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि पीठ पे कोई हड्डी पे कोई ऐसी भारी सी चीज़ मुझे चुभ रही है, यानी कि दर्द बहुत मामूली सा हो रहा था, ज़्यादा नहीं हो रहा था, पर ऐसा लग रहा था कितना बड़ा इंजेक्शन शायद आपको लग रहा है, बहुत भारी भारीपन सा फील हो रहा था। और उस टाइम पे डॉक्टर आपसे बात भी करते रहते हैं कि एकदम रिलैक्स रहो, अपने आप को ज़्यादा मतलब मूवमेंट मत करो, एकदम स्ट्रेट चुपचाप बैठे रहो और रिलैक्स मोड में रहो, ठीक है। तो जब एनेस्थीसिया लगा दिया गया तो उसके बाद फिर मुझे लेटने को बोल दिया गया और मेरे हाथ में ना एक बैंड बांध दिया, ताकि जो बीपी होता है वो बीपी मतलब देखते रहे। और उसके चेस्ट पे जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनको भी लगा देते हैं, ताकि वो लोग मतलब डिलीवरी के टाइम पे मतलब जो हार्ट बीट होती है उस पर भी नज़र रखते रहे, ताकि कहीं हार्ट बीट अप डाउन तो नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको लगाई जाती है। और हाथों की उंगलियों पे एक मॉनिटर भी लगा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑपरेशन शुरू होने से पहले की जाती हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें होने के बाद अब फाइनल जो प्रोसेस होता है बेबी को डिलीवर करने का, तो ये प्रोसेस अब मेरा शुरू हो गया था। ऑपरेशन से डिलीवरी होती है तो उस ऑपरेशन थिएटर में यानी कि ओटी रूम में बहुत सारे डॉक्टर अवेलेबल होते हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, लेकिन वो सब अपना काम कर रहे होते हैं। कोई कट लगाता है, तो कोई डॉक्टर आपको एनेस्थीसिया देखता है, तो कोई आपको मॉनिटर करता है, तो कोई बेबी डिलीवर होने के बाद बेबी को क्लीन करता है। तो सबका अपना अपना वर्क होता है, वो अपना काम करते रहते हैं। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। तो जब ये सारी चीज़ें मेरी कर दी गई थी, मुझे एनेस्थीसिया दिया गया था। एनेस्थीसिया देने के कुछ मिनट के बाद यानी कि 10 मिनट के अंदर मुझे मतलब ऐसे लग रहा था कि मेरे पैर सुन्न हो रहे हैं, क्योंकि जब मैं अपनी थोड़ा पैरों को हिलाने की कोशिश कर रही थी तो बिल्कुल भी वो नहीं हिल रहे थे। तो उस टाइम पे डॉक्टर बोल रहे थे कि अपने पैरों को हिलाओ, वो हिल रहे हैं या नहीं हिल रहे। तो जब मैं अपने पैरों को उठा रही थी तो वो बिल्कुल भी नहीं उठ रहे थे, क्योंकि वो एक जाम हो गए थे, पूरी तरीके से सुन्न हो गए थे। तो उस टाइम पे डॉक्टर इसलिए वो कहते हैं आपसे, ताकि वो चेक कर सके कि जो एनेस्थीसिया दिया गया है वो असर कर रहा है या नहीं। तो उस टाइम पे जब उन्होंने मुझे बोला तो मेरे पैर नहीं हिले थे। तो उसके बाद वो समझ गए कि एनेस्थीसिया का असर हो गया है और उन्होंने अब मेरे पेट पे जो है कट लगाना शुरू कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं दिखती है, क्योंकि सामने एक पर्दा भी होता है। तो उसके बाद पेट में कट लगाया, और पेट में कट लगाने के बाद यूट्रस में भी कट लगते हैं, क्योंकि यूट्रस के अंदर ही हमारा बेबी होता है। तो वो कट उन्होंने लगा रहे होते हैं। तो हमें उस वक्त पे बिल्कुल भी पेन फील नहीं हो रहा होता है, एकदम हमारी बॉडी सुन्न हुई रहती है, तो बिल्कुल भी पेन फील नहीं होता। तो मुझे भी कोई पेन फील नहीं हो रहा था, जस्ट ऐसा लग रहा था कि छोटी छोटी चींटियां जैसे काट रही हैं, गुदगुदी टाइप, बस इतनी ही फीलिंग मुझे हो रही थी उस टाइम पे, और कुछ मुझे फील नहीं हो रहा था। और उसके बाद कुछ दिखता, ये सब जब चीज़ें होती हैं ऑपरेशन के टाइम पे तो क्या क्या हो रहा है हमें दिखता भी नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया आगे से कवर होता है, तो हमें दिखता नहीं है और हम लेटे होते हैं। तो फाइनली जब कट लगाने के बाद डॉक्टर ने मेरे बेबी को बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद जब बेबी रोया ना, तो कहीं होता है ना, कहीं बच्चे बहुत तेज रोते हैं, पूरा ओटी रूम सर पे उठा देते हैं, इतनी उनकी लाउड आवाज़ होती है। तो बट मेरा जो बेबी रोया था वो बिल्कुल मतलब थोड़ा सा रोया था, बहुत ही उसकी आवाज़ धीमी थी। तो उस टाइम पे मतलब मुझे इतनी अच्छी फीलिंग हो रही थी अपने बच्चे के रोने की आवाज़ सुन के, जैसे मुझे पता नहीं क्या ही मिल गया हो। ऐसा लग रहा था कि बस एक ज़िंदगी में एक इसी चीज़ की कमी थी और वो चीज़ अब मुझे मिल गई है, तो मेरे पास अब सब कुछ है। इतनी हैप्पीनेस वाली फीलिंग आ रही थी, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग थी वो। उसके बाद डॉक्टर ने बेबी को क्लीन करा, और क्लीन करके वो मेरे पास लाए। तो उसका फेस और मेरा फेस एकदम क्लोज था, इतने क्लोज डॉक्टर मेरे उसको लाए थे। और मुझसे पूछा, मतलब उस समय डॉक्टर ने भी हंस कर पूछा कि क्या हुआ है, मतलब गैस करने को बोला मुझे एक तरीके से। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने सिम्टम्स से एकदम मुझे कंफर्म था कि मुझे बेबी बॉय ही होगा, तो मैंने उस टाइम पे उनको बेबी बॉय ही बोला कि बेबी बॉय है।
तो वो हंसने लग गए, उन्होंने कुछ नहीं बोला और वो वहाँ से बेबी को ले गए एक ट्रॉली में। वो बेबी को वहाँ से ओटी के बाहर ले गए और ओटी के बाहर मेरे हस्बैंड खड़े थे, तो उन्होंने उनको दिखाया ट्रॉली में रख के। हस्बैंड से पूछा था मैंने बाद में, तो उन्होंने कह रहे थे कि उन्होंने मेरे को बेबी दिखाया था, बेबी का जेंडर ओपन करके दिखाया कि आप मतलब कंफर्म कर लो कि आपका बेबी है, बेबी बॉय है और ये लड़का है, उसका जेंडर हम आपको दिखा रहे हैं। और वो जेंडर इसलिए दिखाते हैं ताकि वो भी कंफर्म हो जाते हैं, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो जो फॉर्म होते हैं उनसे फिर बाद में साइन भी करवाए थे हस्बैंड से। और फादर को, बेबी को फादर को दिखाने के बाद वो बच्चे को मतलब नर्सरी में ले गए। नर्सरी में ऑब्जर्वेशन में उन्होंने रखना था और इसलिए ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए एक दिन के लिए वो बेबी को नर्सरी में ले गए। और यहाँ पे मुझे थोड़ी देर के बाद मुझे भी दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि 3 दिन तक मैं वहाँ हॉस्पिटल में रही थी, यानी कि ऑपरेशन होने के बाद 3 दिन तक मैं हॉस्पिटल में रही थी। और तीसरे दिन यानी कि थर्ड डे में इवनिंग में मुझे डिस्चार्ज मिला था। मतलब डिस्चार्ज तो वैसे थर्ड डे मॉर्निंग में मिलना था, लेकिन सारी फॉर्मेलिटी करते 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 उन्होंने इवनिंग कर दी थी। तो इवनिंग में 4-5 बजे के आसपास शायद हम घर आए थे। तो इवनिंग में मुझे थर्ड डे में ही डिस्चार्ज मिल गया था। और डिस्चार्ज इसलिए मिला ताकि मतलब जो डॉक्टर होती है, जो हमारी गायनी होती है, जिन्होंने हमारा ऑपरेशन किया होता है, वो भी चेक करती रहती है। मतलब एक दिन में 2-3 बार वो भी आती है चेक करने के लिए कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो वो सारी चीज़ें हमसे पूछती है। तो उन्होंने मेरी कंडीशन देखी कि इनको इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब चल फिर रही हैं सही से, इतना है, इनको हम डिस्चार्ज दे देते हैं। तो उन्होंने हमसे पूछा कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। अब ऑपरेशन हुआ है, थोड़ी बहुत तो होती है बट इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी मेरी प्रॉब्लम। तो मैंने खुद ही उनको बोल दिया कि आप मुझे डिस्चार्ज दे सकते हैं। तो उन्होंने मुझे थर्ड डे इवनिंग में डिस्चार्ज दे दिया था। वो 3 दिन तक मेरे साथ क्या क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। तो जब ऑपरेशन हुआ था तो उसके 3 दिन तक मैं हॉस्पिटल में थी और 3 दिन तक मुझे पेन हुआ था। एक दिन तो जिस दिन ऑपरेशन हुआ था उस दिन बेबी नर्सरी में था, तो उस दिन बेबी मेरे पास आया नहीं था। तो उस दिन मैं लेटी रही थी, मेरे को इधर उधर खड़े होने की इतनी ज़रूरत नहीं थी। और उसके नेक्स्ट डे जब बेबी मेरे पास आ गया था तो उसको मुझे फीड कराना था, प्लस मुझे वॉशरूम जाने के लिए भी मतलब खड़ा होना पड़ता था। तो थोड़ा ना खड़े होते समय, बैठते समय, लेटते समय तो पेट में मतलब थोड़े मुझे अपने टाँके चुभते थे। बट प्रॉब्लम अब ऑपरेशन हुआ है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती ही है, बट इतनी ज़्यादा भी प्रॉब्लम मुझे नहीं हो रही थी। तो जब मुझे वॉशरूम जाना होता था तो मैं अपने हस्बैंड की हेल्प से जाया करती थी। इसलिए जब आपका ऑपरेशन होता है डिलीवरी के टाइम पे आपको आपके साथ एक पर्सन हमेशा अवेलेबल होना चाहिए ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो जब आपका ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के टाइम पे जो आपको यूरिन के रास्ते एक थैली लगा देते हैं ताकि आपका यूरिन पास आउट होता रहे, तो वो थैली 2 दिन तक मेरी लगी रही थी और वहीं से यूरिन पास हो रहा था। और वहीं पे जो लोग होते हैं स्टाफ में, तो वही थैली को मतलब खाली कर रहे थे, दूसरी थैली लगा दे रहे थे। तो ये काम वो करते रहते हैं। और बाद में बीच बीच में जो है वहाँ पे जो स्टाफ की नर्स होती हैं वो आती रहती है चेक करने के लिए, पूछती रहती हैं, मेडिसिन आपको देती रहती हैं, प्लस आपकी ड्रेसिंग है वो भी करती रहती हैं। तो बहुत अच्छी केयर उन्होंने मेरी की थी, मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और बाकी बच्चे को जब मैंने फीड कराना था तो फीड कराने के लिए मुझे बैठना पड़ता था, तो थोड़ा उस टाइम पे मेरे टाँके चुभते थे। बट मैंने थोड़ा बहुत कैसे ना कैसे करके थोड़ा बहुत मैनेज कर लिया था। उस टाइम पे जब ऑपरेशन होता है तो हॉस्पिटल वाले आपको बहुत लाइट फूड आपको देते हैं, लाइक आपको दही दे दी, दूध दे दिया, बनाना दे दिया और सूप दे दिया। तो ये चाय बिस्किट हो गई, फ्रूटी हो गई, तो ये सब चीज़ें वहाँ मुझे वो खाने को देते थे। मतलब ज़्यादा भारी चीज़ नहीं देते थे क्योंकि ऐसा होता है कि हमें स्टूल पास आउट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए वो लिक्विड टाइप आइटम ज़्यादा देते हैं। 3 दिन मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। एंड आई थिंक जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो ये प्रॉब्लम तो आपको उस समय भी होती है, और जब आपकी सी सेक्शन होती है तो ये प्रॉब्लम उस समय भी होती है। तो ये दोनों ही केस में प्रॉब्लम होती है। तो जैसे कि मैंने बताया, तो कि मैंने आप सबको बताया कि थर्ड डे मुझे इवनिंग में डिस्चार्ज मिल गया था, मैं अपने घर आ गई थी। और घर आने के बाद कैसे कैसे मैंने केयर करी, अगर आपको भी इस पर सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए ज़रूर सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। तो आज की ब्लॉग की मैं एंडिंग करती हूँ यहीं पे। और आज का ब्लॉग मैंने अपने सी सेक्शन डिलीवरी के ऊपर बनाया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सी सेक्शन के बाद मैंने अपनी कैसे कैसे केयर करी और अपने वज़न को कैसे कम किया। वज़न तो वैसे मेरा ज़्यादा नहीं बढ़ा था, बट ऑपरेशन के बाद जैसे होता है पेट आपका निकल जाता है, तो मैंने पेट को कैसे रिड्यूस करा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अलग से दूसरी वीडियो में भी बनाकर बताऊँगी। तो गाइस, तब तक के लिए अगर आपको मेरी सी सेक्शन से रिलेटेड
किसी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, एंड या तो आप मेरी इंस्टा आईडी में डायरेक्ट टाइप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। एंड में मैं आपसे हमेशा की तरह यही बात बोलूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, एंड मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपका एक सब्सक्राइब से मुझे मिलता है मोटिवेशन। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूं और इसी तरह आपके सामने लाती रहूं वीडियोस को। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें, और अपने कोई क्वेरी होती है तो प्लीज़ उसे मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।